दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। आज का प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए समोच्च रेखा, बी समगंभीरता रेखा, सी समवर्षा रेखा, डी समताप रेखा। किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? समवर्षा रेखा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। समवर्षा रेखा के द्वारा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। दोस्तों, समवर्षा रेखा मैप पर या मानचित्र पर प्रदर्शित वो रेखा है जो एक निश्चित समय में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाती है, उसे समवर्षा रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, बी मस्तिष्क विज्ञान, सी कवक विज्ञान, डी जीव विज्ञान। फफूंद के अध्ययन को दोस्तों कवक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। फफूंद में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। फफूंद या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ए 3, बी 4, सी 8, डी 5। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी बांग्लादेश। दोस्तों, किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित अकोडित है, किंतु अलिखित शब्द प्रायः भ्रामक है, क्योंकि ब्रितानी संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न रूपों में लिखित रूप में है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान उन सभी कानूनों और सिद्धांतों के समुच्चय को कहते हैं जिसके अंतर्गत संयुक्त राजशाही का शासन चलता है। तो यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम, बी झेलम तथा रावी, सी ब्यास तथा सिंधु, डी सतलज तथा सिंधु। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच है? तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों सिंधु तथा झेलम नदी के बीच है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शती ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला को काशी से 2000 कोस दूर बताया गया। यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। ये विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। भारत के इतिहास का ये सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय था। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में राजा और रंक सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार होता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी पशुपति, डी विष्णु।
ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता दोस्तों इंद्र हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इंद्र हिंदू धर्म में सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद था, जिसकी एक अलग ही चुनाव पद्धति थी। दोस्तों ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बंजर भूमि का हिस्सा। ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों राजस्थान राज्य का है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान का पश्चिमी भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान थार या थार पाकर का भाग है। दोस्तों भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए ओणम, बी पोंगल, सी नतुंजलि, डी हम्पी। जल्लीकट्टू त्योहार दोस्तों पोंगल, बी बिल्कुल सही उत्तर है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। दोस्तों जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। पोंगल तमिलनाडु में हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू त्यौहार पोंगल का हिस्सा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी इलाहाबाद। मेजर ध्यानचंद का जन्म दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। मेजर ध्यानचंद का जन्म वर्ष 1905 में भारत के इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। उन्हीं के समय सन 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक भी जीता था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर कहा जाता है? ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन ए बर्मा, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी भूटान। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट भी कहते हैं? तो इस आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, भूटान। भूटान को दोस्तों लैंड ऑफ द थंडर कहा जाता है और लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं इसको। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली, डी मौलाना आज़ाद। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? दोस्तों पाकिस्तान का सबसे पहले नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। माउंटबेटन योजना 1947 के तहत भारत को 2 भागों में भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा।
इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से होता है। दोस्तों, गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किन राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी इन 3 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, बी लोकटक झील, सी चिल्का झील, डी बुलर झील। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत प्रिंट हो गया है, बुलर झील होगा। ये शुलर लिख गया, ये गलत है। बुलर, ठीक है, बुलर झील। ये बुलर झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस झील में झेलम नदी गिरती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। और इसमें जो चिल्का झील है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? यानी जिस राज्य में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है, वो राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान में भारत के 7 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट लेहोत्से, बी माउंट मकालू, सी माउंट फुजी, डी माउंट कंचनजंगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर दोस्तों, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। हिमालय के 3 बड़े शिखर हैं। सबसे बड़ा है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8800 मीटर। फिर है K2, गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है, K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। तीसरे नंबर पर है माउंट कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर। तो तीसरा सबसे बड़ा शिखर माउंट कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी चाणक्य, डी अजात शत्रु। दोस्तों,
मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाला शासक अजातशत्रु है। अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, अजातशत्रु को कुणिक या पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने सिंहासन हेतु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, बी अकाबा की खाड़ी, सी मैक्सिको की खाड़ी, डी पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को पाक और जलडमरू मध्य द्वारा अलग करता है। भारत श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग करता है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से हिंदी के प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी उपभाषा, सी लिपि, डी क्षेत्रीय रूप। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है उपभाषा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों, किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता हो। उपभाषा को क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने पर वह उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प है। ऑप्शन ए विशेषण, बी विशेष्य, सी विशेषज्ञ और डी है विशेषता। विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक दोस्तों विशेषज्ञ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। विशेषज्ञ वो जो किसी विषय का विशेष रूप से ज्ञाता हो, जो किसी काम का बहुत अच्छा जानकार हो, किसी वस्तु काम वगैरह का अच्छा जानकार हो, किसी विषय को भली भांति जानने वाला हो, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सूचित करता है? ऑप्शन ए देता, बी दाता, सी दो, डी देते। दा क्रिया से बनी संज्ञा को दोस्तों दाता, बी विकल्प सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दाता सूचित करता है। दाता का मतलब होता है देने वाला व्यक्ति, यानी दानी, ईश्वर या भगवान, बहुत दान देने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में स्वतंत्रता शब्द का संज्ञा भेद क्या है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा, डी कोई नहीं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में स्वतंत्रता शब्द का संज्ञा भेद है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। भाववाचक संज्ञा स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अच्छाई, मिठास, घृणा, बुढ़ापा, प्रेम, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का इसमें चयन करना है। ऑप्शन ए ललायित, बी लालायित, सी ललायित,
डी ललायित। इसमें दोस्तों सही वर्तनी का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ललायित। ये सही वर्तनी है, शुद्ध है। ललायित सही वर्तनी है जिसका अर्थ है उत्साहित होना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें क्रिया बताना है कौन सी है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ए संयुक्त, बी सहायक, सी अकर्मक, डी सकर्मक। बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है दोस्तों, सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वो क्रिया जिनको करने से या करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है, ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। तो बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया है। डी सही उत्तर है, सकर्मक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैं ये काम आप ही कर लूँगा। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। मैं ये काम आप ही कर लूँगा, इसमें सर्वनाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है निजवाचक। मैं ये काम खुद ही कर लूँगा। निज का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए खुद के अर्थ में करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं उससे स्वयं मिला था, या मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, खुद कर लूँगा, तो ये निजवाचक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, निजवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। ऑप्शन ए, इसमें वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। ऑप्शन ए निजवाचक, बी संबंधवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। जिसने गड्ढा खोदा वह गिरेगा सर्वनाम संबंधवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसलिए बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दो शब्दों के मेल को, बी दो वर्णों के मेल को, सी संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को, डी कोई नहीं। सर्वनाम दोस्तों संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या उसके बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये 6 तरह के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं, एक ही बात है। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 5, डी 3। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बी सही उत्तर है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे मैं, तू, वह, मैंने। एक निजवाचक सर्वनाम आप,
निश्चयवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यह वह। अनिश्चयवाचक कोई कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन क्या। ये 6 प्रकार के या 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है दोस्तों, बी सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म, बी संबोधन, सी संप्रदान, डी कर्ता। कृष्ण ने गाना गाया, इसमें कौन सा कारक है। इसमें दोस्तों कर्ता कारक है, डी सही उत्तर है कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जा रही हो, जिसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है, जैसे पिताजी ने पत्र लिखा, कृष्ण ने गाना गाया। इस वाक्य में कारक जो है वो कर्ता होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हड़ताल, बी पुलिस, सी सरकार, डी संविधान। दोस्तों पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन होगा। इसमें से पुल्लिंग शब्द है संविधान। इसमें पुल्लिंग का चयन करना है, संविधान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संविधान पुल्लिंग शब्द है। जिन शब्दों के पीछे आ, त्वा, आ, आव आदि प्रत्यय आए वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। संविधान, तन, राम, बचपन आदि। ठीक है, ये सब पुल्लिंग हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए उष्ट्र, बी अमीर, सी प्रिय, डी भक्त। इसमें से कौन सा विदेशी शब्द है। दोस्तों इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है। इसमें से विदेशी शब्द है बी अमीर। अमीर जो है वो विदेशी शब्द है। दोस्तों अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज कहलाते हैं, जैसे अमीर, स्कूल, पेन, हॉस्पिटल, शरबत, आदमी। ये सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसमें बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पानी, चमक दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। पानी और चमक दिए गए अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, एक साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है इसमें। इसका बिल्कुल सही उत्तर सर्व, ए सर्व, बी सार, सी स्वाभिमान, डी इज्जत। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी इज्जत। पानी के अनेकार्थी शब्द इज्जत, जल, चमक, शस्त्र की धार। विकल्प डी इज्जत सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन ए अन, बी आ, सी प्रा, डी वी। इसमें से कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी सही है, वी। क्रय शब्द में वी उपसर्ग लगाने से विक्रय शब्द बन जाएगा। क्रय का अर्थ है खरीदना और विक्रय का अर्थ है मूल्य के बदले में वस्तु देना, विक्रय बेचना। ठीक है, तो क्रय में अगर वी लगा देंगे तो विक्रय हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए तव प्लस लीन, बी तल प्लस लीन, सी तल तत् प्लस लीन, डी तत् प्लस लीन। दोस्तों तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन।
ऑप्शन डी सही उत्तर है। तत् प्लस लीन तल्लीन शब्द में व्यंजन संधि है। तल्लीन का शाब्दिक अर्थ है किसी विषय या कार्य में पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ अर्थात ध्यान मग्न, उसको कहते हैं तल्लीन। अगला प्रश्न है गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। गंगा जल शब्द में समास कौन सा है, इसका भेद बताना है। कौन सा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तत्पुरुष समास गंगा जल शब्द में समास का भेद है। गंगा जल में संबंध तत्पुरुष समास है। गंगा जल अर्थात गंगा का जल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सतसई शब्द से या में सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। दोस्तों सतसई में आपका द्विगु समास होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सतसई अर्थात 700 का समाहार, यहाँ द्विगु समास है। विकल्प बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए तड़ांग, बी आकाश, सी पानी, डी कांतार। दोस्तों तालाब समान अर्थ देने वाले शब्दों को चुनकर लिखना है इसमें। ऑप्शन ए सही है, तड़ांग। इसका सही उत्तर है तड़ांग। तालाब के और समानार्थी शब्द हैं जैसे सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, ताल। और बाकी ये तीनों के ये समानार्थी अन्य तीनों के हैं जैसे आकाश का गगन, पानी का नीर, कांतार का जंगल। ठीक है, तो तालाब का समान अर्थ देने वाले शब्द जो है तड़ांग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन ए विज्ञ, बी जिज्ञासु, सी ज्ञानी, डी ऋषि। जानने की इच्छा रखने वाला दोस्तों जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। जिज्ञासु जिसको जानकारी बहुत अधिक हो, विज्ञ जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो, ज्ञानी वेद मंत्रों का ज्ञान तथा दृष्ट ऋषि। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। बहुत बातें करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ए बधिर, बी बहुज्ञ, सी वाचनी, डी बाचाल। बहुत बातें करने वाले के लिए दोस्तों बाचाल शब्द का यूज होगा। बाचाल जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत विषयों का जानकार, जो बहुत बातें करता हो उसे कहते हैं बाचाल। ठीक है, और बधिर जो इसमें है ये बहरे के लिए यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुज्ञ जो बहुत विषयों का जानकार हो। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। जो बहुत बातें करता हो उसे बाचाल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन ए दृढ़ रहना, बी पत्थर से चित्र बनाना, सी पत्थर से लकीर खींचना, डी जिद्दी व्यक्ति। पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन ए दृढ़ रहना। मोहन जिस पाठ को एक बार पढ़ लेता है वो उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, दृढ़ रहना, पत्थर की लकीर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। ऑप्शन ए संस्कृत,
बी मराठी, सी तमिल, डी हिंदी। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन सी, तमिल भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। तमिल भाषा की लिपि एलतुत है और तीनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जैसे संस्कृत है, मराठी है, हिंदी है, ये तीनों जो हैं वो देवनागरी हैं। ठीक है, तमिल भाषा देवनागरी में इसकी लिपि नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अर्पित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इत, बी सित, सी इक, डी कोई नहीं। अर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इसमें इत प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इत गुणवाचक तद्धति प्रत्यय है। ये संज्ञा का गुण प्रकट करते हैं, जैसे शपित, अर्पित शब्द में इत प्रत्यय है, इत तद्धति प्रत्यय है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए चौपाया, बी चारपाया, सी चतुष्पद, डी चार पैर। तत्सम शब्द इसमें होगा दोस्तों चतुष्पद। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चतुष्पद चार पैरों वाला यानी चौपाया, चौपद, वह पशु या वह वस्तु जिसके चार पैर हों उसे चतुष्पद कहते हैं। ये तत्सम है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 7 अप्रैल, सी 21 जून, डी 4 जुलाई। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? ऑप्शन ए पलघट मणि अय्यर, बी मधुमती, सी सोनल मानसिंह, डी सिद्धेश्वरी देवी। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? दोस्तों सोनल मानसिंह ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। सोनल मानसिंह का जन्म मुंबई में हुआ था। इनके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी मंगलदास पकवास थे। भारत के पहले 5 गवर्नरों में से एक थे। ठीक है, तो सोनल मानसिंह भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही को जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए लाइकोपोडियम, बी ईस्ट, सी लैक्टोबैसिलस, डी कबक। कौन सा जीवाणु दही को जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस नामक का बैक्टीरिया दही में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये सड़ते हुए पौधों और दूध से बनी चीज़ों में पाए जाते हैं। तो दही के जमाने के लिए जो जीवाणु उत्तरदायी होता है उसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी रानी देवी, डी बिच्छा। भारत की पहली महिला या प्रथम महिला शासक दोस्तों रजिया सुल्तान थी। बी बिल्कुल सही उत्तर है। रजिया सुल्तान इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है,
दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। रज़िया ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रज़िया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व और प्रशासन के कामों में अभ्यास कराया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रज़िया सुल्तान मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 5। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों कितने वर्ष के लिए की जाती है? ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष। दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के भाग 5 द्वारा, अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार और सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करता है। वो भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समिति ध्यान देती है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की एक सार्वजनिक संस्था में 58,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।